औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 6 सर्चिंग एंड सॉर्टिंग को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने सर्चिंग और सर्चिंग की बेसिकली दो टाइप्स डिस्कस पढ़ी थी, सिक्वेंशियल सर्च और बाइनरी सर्च। आज इनको हम डिटेल से देखते हैं, क्या डिफरेंस है या क्या काम करते हैं। Sequential search. The sequential search is a simple and straightforward technique to search a specified atom in an unordered list. ठीक है। सिक्वेंशियल सर्च सीक्वेंस वाइज सर्च इनको कहते हैं। ठीक है। सिक्वेंशियल बेसिकली वर्ड सीक्वेंस से निकला है। सिक्वेंशियल सर्च सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक है जिसके ज़रिए हम किसी भी अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है कि जो किसी सीक्वेंस से ना पड़ी हो, लाइक 10, 3, 5, 4, 9। ये अब एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसमें ना तो असेंडिंग ऑर्डर है ना डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये सिक्वेंशियल सर्च बेसिकली इस चीज़ को सर्च करती है। ठीक है। द स्पेसिफाइड वैल्यू इज सर्च इन द लिस्ट सिक्वेंशली। ठीक है। इसमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू को हम सिक्वेंशली वन बाय वन करके पहले वो हर एक एटम को चेक करती है। अगर वो एटम मिल जाती है तो वहाँ पे सर्च स्टॉप हो जाती है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट टू द लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट इन अ सीक्वेंस। ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक सीक्वेंस वाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सीक्वेंस वाइज ये सर्च करती है। ठीक है। व्हेन द रिक्वायर्ड वैल्यू इज फाउंड सर्च ऑपरेशन स्टॉप्स। ठीक है। जैसे ही हमारे पास कोई रिक्वायर्ड जो भी हमने वैल्यू हमें चाहिए होती है, जैसे ही वो रिक्वायर्ड वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो सर्च ऑपरेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है। Sequential search is a slow process. It is used for small amount of data. This method is not recommended for large amount of data. अब sequential search स्लो क्यों होती है? क्योंकि जैसे अभी हम पढ़ चुके हैं कि ये वन बाय वन तमाम डेटा आइटम्स को सर्च करती है या चेक करती है। ठीक है। तो अगर हमारे पास 100 लेंथ की अरे है, 100 डेटा आइटम्स अवेलेबल है उस अरे में, तो ये 100 को चेक करेगी वन बाय वन। अब पॉसिबिलिटी हो सकती है, जब हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो उसमें कम्प्लेक्सिटी का जिक्र होता है। ठीक है। तो कम्प्लेक्सिटी बेसिकली कहते हैं कि पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सपोज करें जो हम डिजिट फाइंड कर रहे हैं। अब बात कर रहे थे पॉसिबिलिटी की। सपोज करें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो डाटा हमारा, वो जो डाटा आइटम है जो हम फाइंड करें वो मे बी फर्स्ट जो लोकेशन है उधर ही पड़ी हो तो फ़ौरन हमें मिल जाएगी। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो हमारे जो डाटा आइटम हम फाइंड करना चाहते हैं वो लास्ट लोकेशन पे पड़ी हो, तो वो 100 जो डाटा आइटम है उनको वन बाय वन सर्च करेगा और लास्ट पे जाके हमें फाइंड होगी। ठीक है। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है सीक्वेंशियल सर्च है ये थोड़ी स्लो होती है और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के लिए तो रीज़नेबल है। 10 के लिए, अब स्मॉल से हम ये मराद नहीं देख सकते 10, 20। स्मॉल 100 में भी आ जाता है, स्मॉल में 10 भी आ जाता है। ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारा डेटा किस तरह का है। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के लिए तो यूज़फुल है, लेकिन जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसके लिए ये रिकमेंड नहीं की जाती क्योंकि ये काफ़ी टाइम लगा देती है। अब एक एल्गोरिथम है, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड वैल्यू एटम फ्रॉम एन अरे ABC कंसिस्टिंग ऑफ एन एलिमेंट। अब इसमें एन एलिमेंट है। ठीक है। ये जनरल एल्गोरिथम है। एन एलिमेंट है, इसमें से ABC अरे है, इसमें से हमने एटम को फाइंड करना है कि कौन सी लोकेशन पे है। In the following algorithm, variable LOC has been used to hold the position of the atom in the array. अब LOC क्या करेगा, वो उस एटम की पोजीशन को होल्ड करेगा। सबसे पहले ये -1 होगा। ठीक है। -1 का मतलब है कि अब ये माइनस में जा रहा है। जैसे जैसे हमें वो रीड करता जाएगा अरे को, डेटा आइटम को, वैसे वैसे इसमें वन में ये लोकेशन में प्लस होता जाएगा। ठीक है। स्टेप वन में क्या किया, सेट लोकेशन इज इक्वल टू -1। ठीक है। लोकेशन वेरिएबल लिया, उसको -1 असाइन कर दी। स्टेप टू में क्या किया, इनपुट एटम। अब इनपुट एटम क्या मतलब है कि हमने कोई एटम जो फाइंड करनी है उसको इनपुट करना है। कि सपोज करें हम 10 नंबर फाइंड करना चाहते हैं, 10 इंटर करेंगे। ठीक है। अब रिपीट स्टेप 4 फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू n। अब क्या करेगा, स्टेप 4 जो कि लूप लगी कंडीशन लगी हुई है इफ एल्स की, उसको चेक करेगा। तब तक चेक करता रहेगा जब तक कि आई 1 से लेकर n तक नहीं चला जाता। n जो हमारा लास्ट डेटा आइटम होगी। ठीक है।
इफ़ एटम इज इक्वल टू ABCI, ठीक है, जौन सा भी आई उस टाइम जितना भी 1 और 2 और 3 हो, अगर तो हमें डाटा आइटम वहाँ पे फाइंड हो जाती है तो लोकेशन इज इक्वल टू आई करते, और डाटा फाउंड एट लोकेशन, लोकेशन जो भी होगी उस टाइम वो हमें बता देगा, ठीक है। लेकिन और उसके बाद एग्जिट, ये देखें हमने पढ़ा था ना कि जहाँ पे हमें लोकेशन वो डेटा फाइंड हो जाता है, अगर स्पेसिफिक डेटा आइटम फाइंड हो जाए तो हमारी जो सर्च है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एग्जिट लिखा हुआ है। और अगर हमारे पास अनसक्सेसफुल सर्च, ठीक है, हमने 2 सर्च पढ़ी थी कि सक्सेसफुल सर्च कब हो जाती है, जब हमें फाइंड हो जाता है। लेकिन अगर हमें डाटा फाइंड नहीं होता तो अनसक्सेसफुल सर्च के लिए भी हमें कोई ना कोई कोड लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या लिखा है कि इफ़ हमारा जो लोकेशन है वो -1 ही रहता है, ठीक है। ऑब्वियसली जब उसे कोई डाटा आइटम फाइंड नहीं होगी, उसकी लोकेशन चेंज नहीं होगी, तो वो -1 ही रहेगा। तो अगर हमारा जो लोकेशन का वेरिएबल है वो -1 ही रहता है तो फिर क्या प्रिंट कर दे, एटम नॉट फाउंड। तो इसका मतलब है कि हमारी जो एटम है वो फाउंड नहीं हुई, किसी भी लोकेशन पे हमें नहीं मिली। और उसके बाद एग्जिट, ठीक है। इसका एक छोटा सा प्रोग्राम है, तकरीबन 15-20 लाइनों का। अच्छा, इसमें एक टेक्निक यूज़ की गई है कि इसने क्लास के जो फंक्शन हैं उनको इनहेरिटेड क्लास में यूज़ किया है, ठीक है। इनहेरिटेड फंक्शन यूज़ किया है, ये मैं आप लोगों को क्लास में इंशाल्लाह फिजिकली क्लासेस जो स्टार्ट होंगी उसमें बताऊंगा कि ये किस तरह यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी टाइप की, बाइनरी सर्च की। It is more efficient technique to search a specific atom from list of atoms, ठीक है। ये ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा यूज़फुल टेक्निक है किसी भी एटम को सर्च करने के लिए। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर relatively large list or table of records that are stored in ascending और descending order, ठीक। वो हमने बात की थी अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, लेकिन बाइनरी सर्च बेसिकली टेबल या लार्ज अमाउंट ऑफ लिस्ट के लिए यूज़ होती है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पड़ा हो, ठीक है। या बड़े से छोटे की तरफ जा रही हो वैल्यू, या छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। अब बाइनरी सर्च बिगेन बाय सर्चिंग द रिक्वायर्ड वैल्यू फ्रॉम द मिडल ऑफ द लिस्ट, ठीक है। बाइनरी सर्च क्या करती है कि मिडल जो भी हमारी लिस्ट होती है उसकी मिडल से सर्च करना स्टार्ट करती है। If the required value is in the middle of the list, then such process terminate at this point. At that point, अगर हमारे पास क्या होता है कि मिडल वाली वैल्यू जो हम स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करें वो मिडल में ही हो, तो वहाँ पे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। इफ़ द लिस्ट इज स्टोर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर द एंड द रिक्वायर्ड वैल्यू इज ग्रेटर दैन द वैल्यू एट द मिडल, द कंट्रोल गोज टू हायर वैल्यू टू सेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। अब इसमें क्या होता है कि उसने डिवाइड कर लेना होता है 2 पार्ट्स में। अगर हम जो फाइंड कर रहे हैं वैल्यू वो सपोज करें मिडल के जो हमारा मिडल है उससे बड़ी है, तो जो कंट्रोल है वो राइट साइड पे चला जाएगा, अगर उससे छोटी होगी तो वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह क्या होगा कि उसे सारी अरे सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो स्पेसिफिक उसको बेसिकली 2-2 हिस्सों में डिवाइड करता रहेगा, मिडल से लेफ़्ट की तरफ और राइट की तरफ, ठीक है। सिमिलरली इफ़ द लिस्ट इज स्टोर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, the required value is less than the value of the middle, the control goes to loser value lesser value to search the required value. In both case half of the list is searched to find the required value. अब क्या है कि अगर हमारे पास वो जो स्पेसिफिक वैल्यू वो छोटी है तो वो जो थोड़ी वाली वैल्यू होगी यानी कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू होगी उसकी तरह मूव करेगा, ठीक है। तो दोनों केसेस में क्या होगा कि हमें पूरी लिस्ट सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हाफ लिस्ट सर्च करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। सपोज करें हम 100 डाटा आइटम की लिस्ट को सर्च कर रहे हैं, अगर हम वही सिक्वेंशियल सर्च से करेंगे तो वो उसको 100 जो डाटा आइटम है उनको सर्च करना पड़ेगा। लेकिन इसके जो ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें बाइनरी सर्च से अगर हम सर्च करें तो उसको जस्ट ओनली 50 जो हमारे डाटा आइटम्स हैं उनको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। इसका एल्गोरिथम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब तक के लिए हमारा लेक्चर यहाँ तक है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।